अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका मेरे चैनल में मैं इस्तकबाल करती हूँ फरहीन किड्स वर्ल्ड। आज हम जो है सीटेट का 2019 का सीडीपी का क्वेश्चन देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको हम फटाफट से करते चलेंगे ताकि जहन में जो है हमारे बैठ जाए, और ये सवाल जो है आते ही रहते हैं पेपर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला सवाल है हमारा सीडीपी का 2019 का। भाषा के, इसको हम जूम कर देते हैं। पहला सवाल है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? ऑप्शन हमारे इंग्लिश में हम लोग देखते चलते हैं। प्री नेचुरल पीरियड, अर्ली चाइल्डहुड, मिडल चाइल्डहुड। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था। सेकंड वाला ऑप्शन जो है हमारा ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास के लिए एक अवस्था है? हमारे ऑप्शन है इंग्लिश के, हम लोग देखते चलेंगे ताकि हम लोगों को जो है याद रहे। पहला है लेटेंसी एज, सेकंड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फोर्थ है इंडस्ट्री वर्सेस फेरेटेरियल स्टेज। तो हमारा सेकंड का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। लॉरेंस कोहलबर्ग का जो है उसमें उन्होंने समाज के ज़रिए जो है बताया है। तो हमारा जो है सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते चलते हैं। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक ध्यान देता है। ये किसका उदाहरण है? हमारे ऑप्शन है इंग्लिश के, हम लोग देखते हैं जेंडर बायस, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर रिलीवेंस, जेंडर कॉन्स्टेंसी। हमारा थर्ड का ऑप्शन नंबर है जेंडर बायस, यानी कि वो लड़कियों के मुकाबले में जो है लड़कों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो ये जो है हमारा जो है जेंडर बायस यानी जेंडर पक्षपात है। क्या है? जेंडर बायस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को क्रम में करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? हमारा है ऑप्शन, हम लोग देखते हैं, डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, सेकेंड है एम्फसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल, थर्ड जेंडर सेग्रेटेड प्ले ग्रुप्स, फोर्थ जेंडर सेग्रेटेड सिटिंग अरेंजमेंट। तो हमारा फोर्थ का जो है ऑप्शन नंबर 1 सही है। जहाँ पर भी सेग्रीगेशन की बारी आई तो ये नेगेटिव टैग वर्ड है, तो हमें सेग्रीगेट नहीं करना है, सबको जो है लेकर चलना है। तो डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, हम जो है पहला हमारा ऑप्शन सही है, यानी कि जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते चलेंगे फटाफट से। 5वां है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव का महत्व दिया है? ऑप्शन हमारे हैं जॉन बी वॉटसन, सेकेंड है लेव वाइगोस्की, थर्ड जेन पियाजे, फोर्थ है लॉरेंस कोहलबर्ग। हमारा फिफ्थ का जो आंसर करेक्ट है लेव वाइगोस्की। इन्होंने जो है बच्चों को जो है एक्टिवली कंस्ट्रक्टर कहा है, इन्हें लिटिल साइंटिस्ट कहा है कि बच्चे जो है छोटे से साइंसदान हैं। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, जिक्सॉ पहेली को हल करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा।
इस प्रकार की वार्ता के वयस्क के किस तरह के संबोधित करते हैं। यानी कि वो बच्ची जो है 5 साल की है और वो खुद से बात कर रही है, तो क्या आएगा। पहला हमारा ऑप्शन हम लोग इंग्लिश में देखते चलते, प्राइवेट स्पीच, टॉक अलाउड, स्कार्फ फोल्डिंग, ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक तो नहीं है, स्कार्फ फोल्डिंग यानी कि टेम्पररी हेल्प भी नहीं है, टॉक अलाउड क्या वो ज़ोर से बात कर रही है, ये भी नहीं है। तो हमारा जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 6 का हमारा जो है पहला, प्राइवेट स्पीच यानी व्यक्तिगत वार्ता, यानी कि ये बच्ची जो है खुद से पूछ रही है कि नीला टुकड़ा कहाँ है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। हमारा ऑप्शन है, यानी कि जो है बच्चों को संकेत देना या इशारे देना जो है ये किस तरह का जो है मतलब पूछा गया हम लोगों से कि क्या है इसका आंसर। पहला है रेनफोर्समेंट, इंग्लिश में हम लोग देखते हैं टर्म्स, कंडीशनिंग, मॉडलिंग, स्कार्फोल्डिंग, यानी कि हिंदी में जिसे हम पहाड़ ढांचा भी कहते हैं। तो हम लोग को जो बच्चों को थोड़ी बहुत टेम्पररी हेल्प जो दी जाती है टेम्पररी, तो हम लोग उसको कहेंगे स्कार्फोल्डिंग। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे जो है बताता है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। हमारा जो है ऑप्शंस हम देखते हैं। पहला है हाइपोथेटिकल डेडिकेशन रीजनिंग प्रोपोर्शनल थ्रू कंजर्वेशन क्लास इंक्लूजन डिफॉल्ट इमिटेशन ऑब्जेक्ट परमानेंस मेक बिलीव प्ले इरिवर्सिबिलिटी। फोर्थ वन तो हमारा हो नहीं सकता क्योंकि ये है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है डिफॉल्ट इमिटेशन ऑब्जेक्ट परमानेंस, 8वें का। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो रहता है वो सेंसरी मोटर स्टेज में रहता है। कंजर्वेशन एंड क्लास, और तो पहला है हमारा हाइपोथेटिक डिडक्शनल। तो हाइपोथेटिक जो क्वेश्चंस है वो फॉर्मल स्टेज में दिए जाते हैं बच्चों को। तो ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 पे हम टिक करते हैं, यानी कि कंजर्वेशन, यानी कि जहाँ पर भी हम लोगों को जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का हम लोगों को पूछा जाए तो हम लोग को ये बात याद रखना है कि कंजर्वेशन एंड क्लास इंक्लूजन ये चीज़ रहेगी आंसर में। ठीक है। अब हम आते हैं अगले सवाल पे। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से पियाजे की संरचना है। यानी कि कॉग्निटिव कंस्ट्रक्ट द कंटेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन में जो है सबसे जो है पियाजे के अकॉर्डिंग किस चीज़ के बारे में उन्होंने बताया है। तो हमारे जो ऑप्शन है स्कीमा, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, कंडीशन, रेंफोर्समेंट। स्कीमा, यानी कि स्कीमा इसका करेक्ट आंसर है। बच्चे जो है अपनी मालूमात जो है जहन में रखता है उसे हम क्या कहेंगे, स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, आकलन के प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या रहना चाहिए हम लोगों का। प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ असेसमेंट शुड बी, पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है असाइनिंग रैंक टू स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। सेकंड है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों को स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। थर्ड है विद्यार्थियों को क्रमांकों के आधार पर उनके नामांकित करना। फोर्थ है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण आंकना, मार्किंग पास और फेल द रिपोर्ट कार्ड। तो हम लोगों का जो है पहला ऑप्शन श्रेणी करने, यानी कि जो है उनको जो है रैंक तो बिल्कुल हम लोगों को ग्रेड के आधार पर हम लोग को उनको वो नहीं करना है बच्चों को। नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रन, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, यानी कि उनको जो है क्लैरिटी देना, उनके जो कन्फ्यूजन को है वो दूर करना। ये एक शिक्षक का जो है आकलन के तौर पर जो है काम किया जाता है। थर्ड हमारा दिया हुआ है विद्यार्थियों के प्रति क्रमांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। कोई भी स्टूडेंट्स को हम लोग को लेवलिंग नहीं करनी है और ना ही उनके रिपोर्ट कार्ड में जो है उनको फेल या पास का हम लोग को रिमार्क वगैरह का जो है मार्किंग करना है। तो हम लोग का जो अम्ब्रेला ऑप्शन जो है जो सबको लेकर चल रहा है यहाँ पर, अम्ब्रेला ऑप्शन हमारा क्या है, सेकंड, यानी कि ये वाला अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन क्लैरिटी, यानी कि उसको जो है समझना
और उसके जो है कन्फ्यूजन को, क्लियरिटी को जो है उसको वाज़ेह करना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट? यानी कि बुद्धि के बारे में जो है इसमें से हम लोगों को बताना है। तो पहला ऑप्शन है, इंटेलिजेंस इज़ अ फिक्स एबिलिटी डिटरमाइन इन द टाइम ऑफ बर्थ ओनली। यानी कि ये जो है निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय में ही निर्धारित होती है। सेकेंड, इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड एंड डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। बुद्धि के मानकों परीक्षण के प्रयोग से सटीक रूप से मापा वो एवं निर्धारित किया जाता है। इंटेलिजेंस इज अ यूनिटरी फैक्टर एंड अ सिंगल ट्रेट। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकाकिक विषय है। इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज। तो ये वाला हमारा ऑप्शन जो है फोर्थ वाला ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस था तो वो जो है सबके जहनों के हिसाब से अलग अलग था। लिंग्विस्टिक है, मैथमेटिशियल एंड लॉजिकल है, तो सबकी जो है बुद्धि अलग अलग तरीके की मल्टी डायमेंशनल होती है। अब नेक्स्ट हम लोगों का चलेगा, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? यानी कि जो है रूही नाम की जो एक बच्ची है वो समाधान सोच रही है जो भी प्रॉब्लम है उसकी, मल्टीपल सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम की वो सोचती है कि हर एक प्रॉब्लम के जो है मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं। हम तो इसका आंसर हम लोग को बताना है क्रिएटिव थिंकर, कन्वर्जेंट थिंकर, रिजिड थिंकर, फोर्थ वन है ईगोसेंट्रिक थिंकर। तो इसका रूही का जो करेक्ट हम लोगों का आंसर रहेगा क्रिएटिव थिंकर। यानी कि वो जो है खुद से जो है उसका समाधान निकाल रही है अपने जहन के ज़रिए, वो क्रिएट कर रही है, यानी कि सृजनात्मक विचारक। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागी कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन हमारे दिए, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। इस स्थिति को जैसे ही है वैसे स्वीकार कर लेना चाहिए। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम कर देना चाहिए। फोर्थ वन है, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों को सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। यानी कि इसमें जो है हम लोग जो बच्चे जो है जो वंचित रूप से जो है महरूम हैं, तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो हमको उनको क्या करना चाहिए? क्या बच्चों को विद्यालय छोड़ने देना चाहिए? तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। फिर उसके बाद सेकंड है, इस स्थिति को जैसे है वैसे स्वीकार कर लेना चाहिए, ये भी जो है नेगेटिव है, जो स्टूडेंट्स के खिलाफ बात कर रहा है। इन विद्यार्थियों में अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। फोर्थ वन हमारा क्या है, अपने शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए और बच्चों को सहभागी सुधार करने के लिए तरीके ढूंढने चाहिए। ये हमारा आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। ये अम्ब्रेला ऑप्शन है, इसमें सब बच्चों को लेते हुए चल रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को दिया हुआ ऑप्शन तैयार नहीं करना चाहिए। सेकंड है, कभी कभी तैयार करना चाहिए। थर्ड है, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। और फोर्थ वन जो है, तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है 14 का जो है सक्रिय रूप से, यानी कि जहाँ पर जो है एक टीचर और बच्चे जो है एक्टिवली काम करते हैं उसको जो है हम लोग जो है एक समावेशी कक्षा में शामिल करेंगे, जहाँ पर दोनों जो है एक्टिव लर्निंग कर रहे हैं, एक्टिविटी में है। तो यहाँ पर हम लोगों का जो है सेकंड वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड वाला सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, यानी कि इंग्लिश का हम लोग देख लेते टैग वर्ड शुड एक्टिवली प्रिपेयर, यानी कि उनको जो है एक्टिविटी में भी रहना चाहिए और एक्टिवली प्रिपेयर रहना चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 है हमारा, पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? यानी कि जो पठन वैकल्य है, यानी कि इंग्लिश में दिया हुआ है, द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया इंक्लूड डिसलेक्सिया,
डिसलेक्सिया का जो है हम लोगों का जो है आंसर करेक्ट क्या है दिया हुआ ऑप्शन न्यू अवधान विकार, सेकंड है अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहित, थर्ड है धारा प्रवाहित पढ़ने की अक्षमता यानी कि थर्ड फोर्थ है एक ही गति विषय के कार्य के बार बार दोहराना। 15 का हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, यानी कि जो है डिसलेक्सिया में जो है बच्चा जो है उसको पढ़ने के मुतालिक जो है दुश्वारी आती है। तो ये वाला हमारा आंसर सही है, थर्ड वन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। शिक्षा के अधिकार अधिगम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा का अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? पहला हमारा जो है व्यवहारिक सिद्धांत यानी कि टू बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल, सेकेंड है अशक्त असतर्क बच्चों को प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति, असिम्पैथिक एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबल, अधिकार आधारित मानवतावादी परीक्षा भेद, फोर्थ है मुख्य व्यवसाय शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य द्वारा शामिल करना। तो हमारा जो है इसमें जो है 16 का हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा अधिकार टू राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। ह्यूमनिस्टिक की बात की गई है, इंक्लूसिव एजुकेशन में जो है उनके अधिकार के बारे में बच्चों की बात की गई है। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर जो है थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। हमारे 17 पर क्वेश्चन नंबर है संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, ऑप्शन एक है यंत्रवाद याद करने का पर आधारित यानी कि टू बेस्ड ऑन रूट मेमोराइजिंग, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। कंस्ट्रक्टिविटीज में लर्निंग में जो है हम लोगों को याद नहीं करवाने हैं। प्रबंधन पर केंद्र सेंटर अराउंड रेनफोर्समेंट जो है 17 का 17 का सेकेंड वाला ऑप्शन है सेंटर अराउंड रेनफोर्समेंट भी एक ही जगह पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है। अनुबलन द्वारा अर्जित यानी एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग। फिर फोर्थ है फोकस्ड द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, और बोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित करना चाहिए, फोकस्ड करना चाहिए। तो हमारा जो है इसका जो है फोर्थ वाला आंसर करेक्ट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूति सिद्धांत के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बच्चों को उन सिद्धांतों का अनदेखा करना चाहिए, ये तो नहीं है। नेगेटिव में बात की जा रही है, बच्चों को दंडित करना चाहिए, उन्हें मारना भी नहीं है, सज़ा भी नहीं देना है। थोड़े बार बार याद करने के द्वारा एक ही सिद्धांत को बदल देना चाहिए, ये भी नहीं। शुड बी नेक्स्ट है हमारा प्रतिकूल प्रमाण एवं धारणा प्रस्तुत करके बच्चों को उन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। तो हमारा 18 का जो है करेक्ट आंसर जो रहेगा फोर्थ। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा छात्र केंद्रित शिक्षाशास्त्र की क्या विशेषता है? चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है पहला ऑप्शन केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भरित होना चाहिए, बच्चे को जो है किताबों पर निर्भर रहना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों के अनुभवों को प्रमुख देना, बच्चों के जो है एक्सपीरियंस को जो है बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है यंत्रवाद याद करना, रूट मेमोराइजिंग, ये वर्ड जब जहाँ पर भी आएगा आपको समझना है कि नेगेटिव टैग वर्ड है, नेगेटिव की है। नेक्स्ट है हमारा लेबलिंग एंड कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन एबिलिटी, यानी कि योग्यता के आधार पर निर्धारित को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। तो हमारा आंसर तो यहाँ पर हम लोगों को किसी भी स्टूडेंट्स को जो है लेबलिंग नहीं करनी है। तो हमारा जो है सही आंसर जो बता रहे हैं हम लोग को बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, यानी कि उनके एक्सपीरियंस को जो है बढ़ावा देना, उनको प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से, जब भी ये सवाल आए तो ये इसका सही आंसर आपको बेकार आँख बंद कर याद कर देना, इंटरवोवन विथ, यानी कि जो एक दूसरे से जो है संवेग और संज्ञान जो है इमोशंस एंड कॉग्निशंस एक दूसरे से जो है जुड़े हुए हैं, भुने हुए हैं। धागे के सुई धागे में जिस तरीके से बगैर सुई के जो धागा नहीं चल सकता, ना सुई के बगैर हम लोग कोई सिलाई कर सकते हैं, तो इंटरवोवन उसी से याद रखिए आप संवेग और संज्ञान। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? संरचनावादी यानी कि जो है यहाँ पर वो कंस्ट्रक्टिविटीज पर्सपेक्टिव। पहला हम लोग को दिया है अधिगम पुनरुक्ति एवं स्मरण की प्रक्रिया,
सेकंड है अधिगम यंत्रवाद याद करने की प्रक्रिया। थर्ड, अधिगम अवृत्त संबंध के द्वारा व्यवहारों को अनुबंध करना। फोर्थ है अधिगम सक्रिया योजना द्वारा ज्ञान की संरचना प्रक्रिया। 21 का हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिवेशन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव मैनेजमेंट। जो जहाँ पर जो है आपको जो है एक्टिवली जो है करा जाए। हम लोग इंग्लिश के भी टर्म्स देखते चलते हैं। पहला ऑप्शन दिया है, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल। रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल जो है ये तो ये है नहीं। कंस्ट्रक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि हमको जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए, मालूमात में इजाफा होना चाहिए। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रूट मेमोराइजिंग। सेकंड वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है क्योंकि रूट मेमोराइजेशन एक नेगेटिव वर्ड है। थर्ड है लर्निंग इज कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर बाय रिपीटेटिव एसोसिएशन, यानी कि जो है रिपीटेटिव एसोसिएशन यानी कि बच्चों के व्यवहार के बारे में इसमें बताया गया। तो नहीं, हम लोग को कंस्ट्रक्टिविटीज पर्सपेक्टिव हमको देखना है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन नॉलेज बाय एक्टिव मैनेजमेंट। तो फोर्थ वन हमारा जो है आंसर वो बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने की क्या परिणाम है। प्रेजेंटिंग स्टूडेंट विथ क्लियर एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल। तो इसमें जो है हम लोगों को देखना है ऑप्शंस। इज़ एन इफेक्टिव वे टू इनकरेज कॉन्सेप्चुअल लैंग्वेज, हमारा यानी कि अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए ये एक प्रभावशील तरीका है। लीड्स टू कन्फ्यूजन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स, ये विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है। थर्ड है कॉजेज गैप इन देयर अंडरस्टैंडिंग, ये अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। फोर्थ है फोकस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज रेदर देन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यावधिक और कार्यात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। 22 का हमारा जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि इज़ एन इफेक्टिव वे टू इनकरेज कर रहा है यहाँ पर जो है एग्जाम्पल के ज़रिए बच्चों को कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के ज़रिए। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है। 23 वाला क्वेश्चन हम देखते चलते हैं। बच्चों के अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो है हम लोग का ऑप्शन हम देखते हैं। डिक्रीजिंग इंस्ट्रक्शन मोटिवेशन, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। दंड वो प्रयोग करने से सबसे ज़्यादा क्या असर पड़ता है बच्चों पे। तो इंक्रीजेस इंट्रिंसिक मोटिवेशन, नहीं ये भी नहीं है। आंतरिक अभिप्रेरणा would encourage children or focus on mystery rather than performance goals, ये बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्य के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। फोर्थ वन है डिक्रीज चिल्ड्रन नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व इन लर्निंग, अधिगम में बच्चों के स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। तो 23 का जो है करेक्ट आंसर जो है अधिगम में जो है अवॉइड करना है। तो पनिशमेंट टू गेन एंड रिवॉर्ड, तो यहाँ पर जो है बच्चों की जो है नेचुरल इंटरेस्ट जो है उसका कम होता है, उसको क्यूरियोसिटी को जो है हम लोगों को बढ़ावा देना चाहिए। तो हम लोगों का जो है फोर्थ वन आंसर सही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 दिया, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है शारीरिक दंड, यानी कि कॉर्पोरल पनिशमेंट, कॉर्पोरेट लर्निंग इन्वायरमेंट, सहयोगिता अधिगम पर्यावरण, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन सतत एवं समग्र मूल्यांकन, कांस्टेंट कॉम्परेटिव इवोल्यूशन निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। अब यहाँ पर हम लोग का करेक्ट आंसर हम लोग देखते चलते हैं। 24 का जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर दिया है शारीरिक दंड पहला, तो ये तो हमको नहीं करना है। उसके बाद है सहयोगात्मक, यानी कि कॉर्पोरेट लर्निंग भी करना है हमको। और फिर उसके बाद जो है थर्ड दिया निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, ये जो है हम लोग को बच्चों की तुलना वाला जो कद्र पैमाने भी नहीं करना है। तो हम लोग का इसमें जो करेक्ट आंसर जो है दोनों में से क्या है, सेकंड एंड थर्ड। तो ये वाला हमारा आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर 25। शिक्षक बच्चों को जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकता है। एक व्याख्या देकर एक प्रतियोगितात्मक अवसरों को व्यवस्था, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा
ऑप्शन 4 अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर पर उपलब्ध करके। 25 का जो करेक्ट आंसर जो रहेगा हमारा, पहले हम लोग इस आंसर करेक्ट देखने से पहले इंग्लिश के भी वर्ड्स देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है हम लोग को, बाय डिलीवरिंग अ लेक्चर। लेक्चर नहीं, ये भी नहीं, फैसिलेट, ये लेक्चर वाला तरीका नहीं है। बाय ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिटिव इवेंट्स, ये भी नहीं है। बाय रिप्रोडक्टिव मैकेनिकल ड्रिल, ये भी नहीं है। तो फोर्थ वन जो है हमारा ये रहेगा। यानी कि बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं 27 पर हमको दिया हुआ है, निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक बुद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। यानी कि इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, सेकंड अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था एंड मध्य बाल्यावस्था, थर्ड है मिडिल चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, यानी कि थर्ड है मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। किशोरावस्था को स्टॉर्म्स का तनाव का जो है दौर कहा जाता है। एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड, तो इसका हम लोग का जो है शारीरिक वृद्धि, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होकर रैपिड पेस, यानी कि किस में जो है घटित होता है। तो हमको ये बताना है। 27 का हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। 28 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है हमको ये बताना है। ऑप्शन देखते चलते इंग्लिश के। डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, विकास जिन पर्यंत है। डेवलपमेंट इज मॉडिफाइबल, विकास परिवर्त्य होता है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। डेवलपमेंट इज अ यूनिवर्सल एंड कल्चरल, कंटेंट डू नॉट इन्फ्लुएंस इट। इसका करेक्ट हम लोग का आंसर रहेगा 28 का जो है विकास जो है सार्वभौमिक होता है। तो हम लोग का जो है फोर्थ वन आंसर सही रहेगा। फटाफट से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 व्यक्तित्व विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। द प्राइमरी कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल वेरियस इज, इसका आंसर हम लोग देखते चलते हैं। तो जेनेटिक कोड रिसीव बाय द इंडिविजुअल्स फ्रॉम बर्थ पेरेंट्स, यानी कि लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत कोड लेकर बच्चे पैदा होते हैं। तो ये तो नहीं है, ये तो फौरन हमको जो है देखते से गलत कर देना है। नेक्स्ट है हमारा द इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक, जन्मजात विशेषताएँ, ये भी नहीं हो सकता। द इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस, पर्यावरण का प्रभाव जो है ये भी नहीं हो सकता। द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि जब बच्चा जब प्राइमरी कॉजेस ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशंस के क्वेश्चन हम लोग को बच्चों को ये बताना है कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ये वाला हमारा फोर्थ वन सही है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी। सेकेंडरी सोशलाइजेशन किसे कहा गया है हम लोग को ये बताना है। परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया एवं पास पड़ोसी। 30 का हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा थर्ड, विद्यालय यानी स्कूल एंड मीडिया। पहला जो रहता है उसकी फैमिली रहती है ना, और सेकंड जो है विद्यालय, स्कूल एंड मीडिया। तो ये था हमारा आज का जो है 2019 का CDP के 30 क्वेश्चन हम लोगों ने करे। आप इसकी प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह, और मज़ीद वीडियो मैं बनाती रहूँगी CDP के लिए। और फिर हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फरहीन किड्स वर्ल्ड, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।